उत्तर प्रदेश में चुनावी बयार बह रही है, लेकिन पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना का जिक्र फिर से सुर्खियों में है। और आज इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार शलभमणि त्रिपाठी जी। हमारे साथ मौजूद हैं अखंड प्रताप शाही, वरिष्ठ पत्रकार। शहजाद अख्तर साहब जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार ऑनलाइन। और ऑनलाइन हमारे साथ चर्चा में मौजूद हैं डॉक्टर वीएन मिश्रा, शिक्षाविद हैं। हम इनके साथ चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले अगर हम बात करें कि एकाएक ये मुद्दा कैसे सुर्खियों में आ गया। दरअसल 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के मौके पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने जिन्ना का नाम नेहरू, पटेल और गांधी के साथ लिया और बताया कि एक ही संस्थान से इन्होंने पढ़ाई की, बैरिस्टर थे और स्वतंत्रता संग्राम में जिन्ना का योगदान था। और जब यह बयान सामने आया तो जाहिर सी बात है, इस देश में जिन्ना की छवि देश को तोड़ने वाले की है, विखंडित करने वाले की है। तो इस मुद्दे को लेकर विवाद मचना तय था और वैसा ही हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने इस पर तीखा पलटवार किया। खुद जो मुस्लिम पक्ष के पैरोकारी करते हैं, राजनीति करते हैं, उन्होंने इसकी मुखालफत की। हालांकि इस मुद्दे की एक और कड़ी जुड़ी ओम प्रकाश राजभर, जो सुबसपा के चीफ हैं और सहयोगी दल हैं समाजवादी पार्टी के। उनकी तरफ से कहा गया कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है और उन्होंने ये भी जोड़ा कि अगर जिन्ना को प्रधानमंत्री बनाया गया होता पहला तो शायद देश का विभाजन नहीं होता। अब सारे बयानों के मायने क्या है, इनके पीछे क्या सियासत है, क्या ये कहीं जुबान फिसली हुई है या फिर कौन सी वजह है, हम इसकी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं ये रिपोर्ट। इसे संयोग कहें या राजनीतिक विषाद का मोहरा, जब जब चुनाव आते हैं तो दुराष्ट्रवाद सिद्धांत के जनक मोहम्मद अली जिन्ना का जिन्न राजनीतिक पहलू पर छलक ही आता है। अब जबकि प्रदेश विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं तो जिन्ना की महानता का दर्शन पूर्व मुख्यमंत्री व समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के हलक से निकल ही गया। सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए थे। एक ही जगह पर पढ़ाई लिखाई की उन्होंने, वो बैरिस्टर बने, उन्होंने आजादी दिलाई। उन्हें किसी भी तरीके से अगर किसी का भी संघर्ष करना पड़ा होगा तो वो पीछे नहीं हटे। एक विचारधारा जिस पे पाबंदी लगाई, अगर किसी ने पाबंदी लगाई थी तो लोग और सरदार पटेल जी ने उस विचारधारा पे पाबंदी लगाने का काम किया। आज वही लोग जो देश को एक करने की बात कर रहे हैं, वो हमें और आपको जातियों धर्म में बांट रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को देश के बंटवारे के दंश में ढकेलने वाले जिन्ना महान क्यों दिखे, उनकी स्वयं की इस अनुभूति के पीछे राजनीतिक विषाद पर उनका संदेश किसको है, यह प्रश्न हो सकता है। लेकिन वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ न केवल पूर्व मुख्यमंत्री के बयान पर अफसोस व्यक्त करते हैं, बल्कि मोहम्मद अली जिन्ना को बृहत्तर भारत के मानचित्र को खंडित करने वाला खलनायक भी मानते हैं। कल मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का वक्तव्य सुन रहा था। वह देश तोड़क जिन्ना से इस राष्ट्र को जोड़ने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना कर रहे थे। भाइयों बहनों, ये वक्तव्य अत्यंत शर्मनाक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत की एकता और अखंडता के आधार हैं, उसके शिल्पी हैं और वर्तमान में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करने का कार्य किया जा रहा है। लेकिन आजाद भारत को एक भारत के रूप में रखने, अखंड भारत के रूप में वर्तमान भारत को रखने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो वह सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है, जो पूरा देश लौह पुरुष के रूप में मानता है। लेकिन कल उनका वह विभाजनकारी मानसिकता एक बार फिर से सामने आ गई, जब उन्होंने सरदार पटेल को जिन्ना के समकक्ष रख करके देश तोड़क जिन्ना को महिमा मंडित करने का प्रयास किया है।
मुझे लगता है भारत की जनता इस विभाजनकारी मानसिकता को कभी स्वीकार नहीं करेगी और उत्तर प्रदेश की जनता तो हरगिज स्वीकार नहीं करेगी। कहा जाता है जब बात निकलती है तो दूर तलक जाती है। अखिलेश यादव के जिन्ना संबंधित बयान के समर्थन में उनके नए नवेले सहयोगी ओम प्रकाश राजभर ने भी सामाजिक संतुलन और जातीय जागृति का दुराग्रह छोड़ दिया। अखिलेश के सुर में सुर मिलाया। देश के पहले प्रधानमंत्री जिन्ना को बना दिया गया होता तो भारत का बंटवारा ही नहीं होता। जिन्ना को देश का प्रधानमंत्री ही लोग बना दिए होते। इस बात को आडवाणी जी के विचार को पढ़िए, अटल जी के विचार को पढ़िए, जो देश के शुभचिंतक है उनके विचार को पढ़िए, वो क्यों उनकी तारीफ करते थे। यह शोध का विषय हो सकता है कि क्या जिन्ना का महिमा मंडन धर्मनिरपेक्ष होने का प्रमाण पत्र है या फिर वर्ग विशेष को आकर्षित करने वाला बयान। फिलहाल इतिहास गवाह है कि हिंदुत्व और राष्ट्रवादी छवि वाले भाजपा के वरिष्ठ नेता द्वारा जिन्ना का महिमा मंडन देश की जनता पचा नहीं पाई थी और वो हाशिए पर चले गए थे। आशुतोष शुक्ला के साथ न्यूज डेस्क, डीडी न्यूज, लखनऊ। सिलसिले बता रहे हैं कि अब इस मुद्दे को लेकर सियासत आने वाले दिनों में और भी ज्यादा गर्माएगी। राजनीति में कहते हैं कि कुछ भी अकारण नहीं होता, उसके पीछे ना कोई वजह होती है, कोई कारण होता है। हालांकि कई बार जब आप बयान देते हैं तो स्लिप ऑफ टंग भी हो जाती है, जुबान फिसल सकती है। लेकिन अखिलेश यादव ने जिस तरीके से साफ किया, दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस मसले पर उन्होंने बोलते हुए कहा कि इतिहास पढ़ना चाहिए उन्हें जो इसका विरोध कर रहे हैं। हम इस मुद्दे पर बात करेंगे शलमणि त्रिपाठी जी से और जानेंगे कि उनकी पार्टी जिस तरीके से आक्रामक रुख दिखा रही है, इस मुद्दे को लेकर नाराजगी जता रही है, कैसे देखते हैं इस मामले को लेकर, ये मसला उनकी पार्टी की नजर में कैसे है। धन्यवाद ज्ञानंद जी। आपने एक शब्द का प्रयोग किया, सियासत। दरअसल ये मसला सियासत का नहीं है, ये मसला है भावनाओं का, ये मसला है आस्थाओं का। आप सरदार पटेल जी को याद करते हुए, जिस दिन पूरा देश सरदार पटेल को नमन कर रहा है, सरदार पटेल को याद कर रहा है, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है, जिन्होंने देश को एक सूत्र में पिरोने के लिए अपने को एक तरह से बिल्कुल समर्पित कर दिया, और सरदार पटेल को जिस दिन याद करने का दिन है, आप जिन्ना को याद करते हैं, आप जिन्ना की प्रशंसा करते हैं, आप उनको नेहरू जी के, गांधी जी के, सरदार पटेल के समकक्ष लाकर खड़ा कर देते हैं। तो मसला सियासत का नहीं है, मसला भावनाओं का है, और देश की भावनाएं आहत हुई। और ऐसा नहीं कि समाजवादी पार्टी के जो अगुवा हैं उन्होंने ये कोई नादानी में ये बात कही। अगर आप इस पार्टी का इतिहास देखेंगे, आप इस पार्टी की विचारधारा देखेंगे, सरकार में रहते हुए जो इन्होंने जिस तरह का स्टैंड लिया है हमेशा से, आप अगर उसको देखेंगे तो ये बहुत ही सोचा समझा बयान है। एक चुनावी दृष्टि से दिया गया बयान है, एक सियासत के लहजे से दिया गया बयान है, क्योंकि समाजवादी पार्टी का इतिहास ऐसा रहा है कि वोटों के ध्रुवीकरण के लिए, एक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के लिए मुख्यमंत्री रहते हुए और पार्टी का अगुवा रहते हुए जिस तरह से अयोध्या में कार सेवकों पर गोली चली और समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव बार बार कहते रहे कि मुझे दोबारा गोली चलानी पड़ती, मैं दोबारा भी गोली चलाता। आज वो जिन्ना का नाम ले रहे हैं। तो मैं तो सिर्फ ये कहता हूं कि ये देश का अपमान है, ये सरदार पटेल का अपमान है, ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान है, महात्मा गांधी का अपमान है, नेहरू जी का अपमान है। आप उस जिन्ना को याद कर रहे हैं, आप उस जिन्ना को महिमा मंडित कर रहे हैं जिसने इस देश की आत्मा पर आरी चलवाई, इस देश का बंटवारा कराया, और इस देश के बंटवारे में कितने सारे भारतीयों को, कितने सारे हिंदुस्तानियों को अपनी जान गंवानी पड़ी, ये किसी से छुपा नहीं है। आपने वह भी देखा कि बंटवारे के लिए डायरेक्ट एक्शन जैसा विभत्स कांड वो जिन्ना के आह्वान पर किया गया। जिन्ना ने आह्वान किया और किस तरह से दलितों की, पिछड़ों की, गरीबों की पश्चिम बंगाल में हत्याएं हुई। डायरेक्ट एक्शन के नाम पर लाशें बिछा दी गई और सबसे ज्यादा वंचित समाज इसका शिकार हुआ। तो मैं ये मानता हूं कि बहुत सोचा समझा बयान है, लेकिन आपने देश की भावना के साथ खिलवाड़ किया है, आपने सरदार पटेल का अपमान किया है, और इसका हिसाब मुझे लगता है आने वाले वक्त में इनको निश्चित तौर पर चुकाना पड़ेगा। इस राजनीतिक इस प्रतिक्रिया के साथ ही हम बाकी पहलुओं पर भी अपने जो मेहमान हैं उनसे बातचीत करेंगे। जाहिर सी बात है कि इतिहास और राजनीति दोनों का घालमेल हो रहा है। हमने शलमणि त्रिपाठी जी की प्रतिक्रिया सुनी थी। ब्रेक पर जाने से पहले हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और हम अब इस बात का, इस मुद्दे का जिक्र ले चलते हैं डॉक्टर बीएन मिश्रा जी के पास। शिक्षाविद हैं और
राजनीति और समाजशास्त्र को बेहद करीब से देखते हैं। मिश्रा जी, कैसे आप देख पा रहे हैं, क्योंकि ये मुद्दा राजनीति में और उत्तर प्रदेश की जब चुनाव हो रहे हो, देश में जिस जिन्ना को एक बड़े खलनायक के तौर पर देखा जाता हो और एकाएक चुनाव में पहले तमाम मुद्दे चल रहे थे, अब मुद्दे सारे नेपथ्य में चले गए और अब जिक्र हो रहा है जिन्ना का, कैसे देखते हैं? मिश्रा जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है जी। किस तरीके से आप देखते हैं कि अब ये पूरा एक ऐसा लग रहा है कि राजनीति का और इतिहास का कुछ घालमेल होता दिखाई दे रहा है, और उत्तर प्रदेश के चुनाव में जिन्ना का जिक्र होना थोड़ा चौंकाता भी है। आप कैसे देखते हैं इसे? बिल्कुल आपने सही कहा शुक्ला जी कि जिन्ना का जिक्र यूपी में सिर्फ राजनीति के लिए आया है, और इसके लिए जो है सीधे सीधे तौर पे अखिलेश यादव जिम्मेदार है। अखिलेश यादव जिम्मेदार है इसके लिए। अखिलेश यादव को इस चुनाव में ऐसे मौके पे, ऐसे क्रूशल मौके पे जिन्ना का जिक्र करने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन उन्होंने जिन्ना का जिक्र किया, जो कि बहुत गलत है और उनको इस तरह की चीजें नहीं करनी चाहिए। जिन्ना को इस देश के लोग, आम लोग, इस देश के मुसलमान खलनायक के रूप में मानते हैं। जिन्ना को देश के बंटवारे के लिए जिन्ना जिम्मेदार है। इतिहास के इन पन्नों को नहीं झुटलाया जा सकता है। शहजाद अख्तर साहब बता रहे थे, उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए कि इस मुद्दे का जिक्र नहीं होना चाहिए। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अखंड प्रताप शाही, वरिष्ठ पत्रकार हैं, इस उत्तर प्रदेश की राजनीति को बेहद करीब से देखते रहे हैं। कैसे आप देख रहे हैं कि जैसे ही चुनाव आया, एकाएक कई मुद्दों की हम चर्चा सुन रहे थे उत्तर प्रदेश में, विकास की बातें हो रही थी, बिजली, सड़क, पानी की बातें हो रही थी, लेकिन वो सारे मुद्दे अब कहीं पीछे छूटते दिखाई दे रहे हैं। ज्ञानंद जी, पहली चीज तो यही है कि चुनाव करीब है, और अगर चुनाव करीब है तो ऐसे मुद्दे उछलेंगे ही। ये उत्तर प्रदेश की सियासत ही नहीं, देश की सियासत में भी ये चलन खास तौर पे अगर देखा जाए तो पिछले कुछ दशकों से ये देखने को मिला है। हाँ, समाजवादी पार्टी के मुखिया के तौर पर अखिलेश यादव से ये गुंजाइश शायद इतनी जल्दी नहीं थी, जिस तरीके से उन्होंने मुद्दों का ध्रुवीकरण एक तरीके से कहा जाए कि ये करने की कोशिश की इस बयान के जरिए, इतनी जल्दी की उम्मीद नहीं थी। कुछ जल्दबाजी जरूर हो गई, लेकिन ऐसे बयान तो आने हैं, और बयान इसलिए भी आने हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश की अगर पृष्ठभूमि हम देखें तो 2014 से पहले तक की जो राजनीति रही है, उत्तर प्रदेश बीजेपी जब विपक्ष में बैठती थी, सेंट्रल गवर्नमेंट में बनने से पहले की बात हम कह रहे हैं, तो उस समय भी यही मुद्दे उछलते थे। मुजफ्फरनगर दंगों का जिक्र होता था, और तमाम ऐसी इस तरीके के दंगों का इतिहास जो रहा उसको लेकर जिक्र होता था। अखिलेश यादव कुर्सी पे होते थे सीएम की, उस दौरान जो बातें होती थी, बीजेपी जिस तरीके से करती थी लगातार घेरने के लिए, अखिलेश यादव पे वो बयान, वो आरोप कहीं न कहीं चस्पा हो चुके हैं पहले से ही। एक वोट बैंक को साधने की जो नीयत है, वो वोट बैंक को साधने की नीयत शायद समाजवादी पार्टी के मुखिया के साथ जुड़ी हुई है, और यही वजह है कि पहली बार ये जरूर लगा 31 अक्टूबर के दिन के, जिस दिन एकता दिवस मना रही थी बीजेपी, और बल्कि यूं कहा जाए पूरा देश मना रहा था सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को लेकर, जब से 2014 से प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र मोदी जी, उस समय से ही ये चलन आया है। और उस दिन जिक्र करते हुए महात्मा गांधी का, जिक्र करते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल का, अचानक से वो जिक्र कर बैठते हैं मोहम्मद अली जिन्ना का। जिन्ना जो भारत के बंटवारे की बुनियाद रखते हैं, जो हिंदू मुस्लिम के बीच खाई पैदा करते हुए हिंदुस्तान का पार्टीशन करवाते हैं, उस खलनायक को अचानक से महिमा मंडित करने की अगर कोशिश करते हैं, तो पहली बार तो ये लगा कि ये कहीं टंग स्लिप है। लेकिन अगली बार जब उसी मसले को उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके पूछा गया, उन्होंने उससे डिफेंड किया तो इसका मतलब ये था, ये सोची समझी रणनीति के तहत उन्होंने एक बयान दिया था जिसपे वो डिस्कोर्स लाना चाहते थे। इस राजनीति को, उत्तर प्रदेश की राजनीति, आपको मुखालिफत करनी है, आपके मुखालिफ में बीजेपी है,
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, एक बड़ा चेहरा है और आपके पास खुद आप पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। इतनी बड़ी पार्टी जो विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी आज भी है, उसके आप मुखिया हैं और इस तरीके से बयान अगर आप देते हैं तो निश्चित तौर पर यह बात सामने आती है कि आप ले कहां जाना चाहते हैं इस डिस्कोर्स को। तो यानी 2022 के चुनावों के लिए आप शायद लेबोरेटरी में खड़े हैं और लेबोरेटरी में आप प्रयोग कर रहे हैं कि मुद्दे कौन से होने चाहिए। तो मुद्दे कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण भी बनेंगे, ये उन्होंने इशारा कर दिया। और एक तरीके से कहा जाए तो शायद उन्होंने अनजाने ही फुल टॉस दे दिया है बीजेपी को, और यह बड़ा मुश्किल होगा उनके लिए अगर इस तरीके से बयान दोबारा उनके आते हैं। और कोढ़ में खाज की बात अगर करते हैं तो बयान आता है जब ओम प्रकाश राजभर जो इस बयान से किनारा कर सकते थे, वो 2 कदम आगे बढ़ते हुए ये कहते हैं कि भारत का पार्टीशन ही नहीं हुआ होता अगर जिन्ना को प्रधानमंत्री बना दिया जाता। ये कहीं ना कहीं आपके अलायंस की रणनीति तय हो जाती है आपके इन दोनों लोगों के बयानों से। और ये चीज तो बिल्कुल ही गलत है कि आप देश के खलनायक को आप हीरो बनाने की कोशिश करेंगे तो देश का जनमानस वोटर बाद में है, वो देशवासी पहले है, और ऐसे में आपके लिए मुश्किल खड़ी होगी। अब आपका सवाल जो था कि इस तरीके के बयानों की पृष्ठभूमि क्यों होती है, तो पृष्ठभूमि सिर्फ यही है, जीत के लिए आजकल जो चलन है पिछले कुछ दशकों में खासतौर से देखा गया है, हम जितना ज्यादा जनता को तोड़ सकते हैं, खानों में बांट सकते हैं, जितना ज्यादा उनका वर्गीकरण कर सकते हैं, एक वर्ग में समेट सकते हैं, उतना ही ज्यादा हमारे लिए फायदेमंद होंगे। तो ऐसे में अलायंस भी उसी तरीके से हो रहे हैं। उसी तरीके से चुनाव के जो संकल्प पत्र गढ़े जाते हैं उनमें दूसरी बातें होती हैं, लेकिन जब जनता के बीच में भाषण देना होता है, जनता के बीच में अपनी बात रखनी होती है, तो मुद्दे दूसरे हो जाते हैं। तो ये जो दूसरे मुद्दे हैं यही दरअसल असल पहचान बन जाती है पार्टी की, और यही इतिहास फिर दोहराने लगता है खुद को। तो ऐसे में अब 2022 का चुनाव हालांकि अभी 2-2.5 महीने तकरीबन बाकी हैं उसके अनाउंसमेंट में, उसके नोटिफिकेशन जारी होने में, लेकिन जल्दबाजी तो हो गई है और मुद्दों को उछाल के ये परखने की कोशिश तो हो ही गई है। बिल्कुल, यहाँ पर कई सारे प्रयोग होते हैं राजनीति में, और हम इस चर्चा को आगे ले जाएंगे और अपने जो तमाम और मेहमान हैं, विशेषज्ञ हैं, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। हम चर्चा करते हैं तो जिन्ना के 1920 से पहले तमाम बातें होती रहीं, आधुनिक थे, सेकुलर थे, जिन्ना आगे कांग्रेस से भी जुड़े हुए थे, लेकिन 1920 के बाद जिन्ना में जो बदलाव हुए वो देश के उसका अक्स आज भी उसके यहां पर दिखाई देता है। दो हिस्से बट गए, भारत पाकिस्तान हुआ, तो यहां पर देश के बंटवारे के जो दर्द है, जख्म है, इस देश के सीने पर है। डॉक्टर वीएन मिश्रा जी के पास चलेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर राजनीति में ऐसा क्यों होता है कि इतिहास के जो चरित्र होते हैं उनका जिक्र संपूर्णता, समग्रता के साथ नहीं होता है। डॉक्टर वीएन मिश्रा जी। जी ज्ञानेन जी, मेरी आवाज आ रही ज्ञानेन जी? जी आपकी आवाज आ रही है। जी जी नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद। ये बात अभी जितनी देर से डिस्कशन हुआ, माननीय अखिलेश जी ने जिस मौके पर ये जिन्ना का जिन्न बाहर निकाला है, निश्चित तौर पर ये केवल राजनीतिक परिदृश्य से हम न देखें इसको, देश में राष्ट्र के प्रति एक जो भावना होती है, केवल वोट की राजनीति करने के लिए हम किसी ऐसे अलगाववादी या एक ऐसे आतंकवादी ताकतों की तुलना हम राष्ट्रवादी सोच के विचारकों से कर दें, जिन्होंने राष्ट्रीय एकीकरण के लिए, जिन्होंने राष्ट्र को एक करने के लिए, देश की आजादी के लिए जिन्होंने लड़ाई लड़ी। ये बात निश्चित है, ठीक है, जिन्ना जी भी देश की लड़ाई में शामिल थे, लेकिन उनका मकसद जो था वो निश्चित तौर पर एक विचारधारा को लेकर के और एक अलग राष्ट्र की जो एक उनके दिमाग में जो मुस्लिम लीग जिस वक्त से बनाया था, मुस्लिम लीग की पूरी परिकल्पना को अगर इतिहास में पढ़ा जाए, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने, अखिलेश यादव जी ने कहा था कि इतिहास के पन्नों में झांकना चाहिए, तब जिन्ना का योगदान समझ में आएगा। ये बहुत एब्सर्ड सा लगता है हम सब लोगों को कि एक तरफ सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे लोग जिन्होंने वास्तव में राष्ट्र को, देश को आजाद करने
के लिए अंग्रेजों से लड़ाई लड़ के देश को आजाद कराया। जिन्ना की तुलना भी उसी खांचे से कर दी गई। ये बात हमारी समझ में ये नहीं आती कि एक ही स्कूल से निकले अगर एक व्यक्ति रेल की पटरी बिछाने का काम करता है और एक व्यक्ति रेल की पटरी उखाड़ने का काम करता है। बिल्कुल सही है कि तालीम दोनों को एक ही संस्थान से मिली होगी, लेकिन एक की तालीम जो है वो डिस्ट्रक्शन की थी, एक की तालीम कंस्ट्रक्शन की थी। तो उन दोनों की तुलना किसी भी रूप में नहीं की जा सकती है। और वो भी इस समय जब उत्तर प्रदेश चुनाव के दहलीज पे खड़ा हुआ है, वोटों की संकीर्ण राजनीति के लिए देश को आहत करने वाली भावनाओं को देश के भड़काने वाले इस तरह के कि हम उन लोगों की तुलना कर दें, राष्ट्रवादी सोच की तुलना एक ऐसे बिखराववादी, एक ऐसे अलगाववादी व्यक्ति से नहीं की जा सकती। पटाखा और बम दोनों जो है वो व्यक्ति बनाते हैं, लेकिन दोनों के ऑब्जेक्टिव्स अलग होते हैं, दोनों के मकसद अलग होते हैं। एक का मकसद होता है खुशी में दगाया जाता है, दूसरे का मकसद होता है कि हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं, हम लोगों के जान माल को हानि पहुंचाने के लिए, आतंक पहुंचाने के लिए हम बम का इस्तेमाल करते हैं और दिवाली मनाने के लिए हम पटाखे का इस्तेमाल करते हैं। तो दोनों को बनाने वाले की तुलना जो है ज्ञानेंद्र जी, मुझे नहीं लगता कि इस तरह का कंपैरिजन जो है वो इतिहास में होना चाहिए, या इस तरह का कंपैरिजन जो है लोगों के मन में जाए, या इस तरह की भावना अगर लोगों के दिमाग में जाती है तो ये निश्चित तौर पर देश के लिए जिन्होंने कुछ किया है, देश की राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए जिन्होंने काम किया है। और अभी ओम प्रकाश राजभर जी का भी बयान अभी दिखने को मिल रहा था कि ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा कि अगर जिन्ना भारत के प्रधानमंत्री होते तो भारत का बंटवारा न होता। ये बात ठीक है, लेकिन भारत न होता, भारत का बंटवारा न होता, भारत न होता। और ओम प्रकाश जी जिस तरह से घूम रहे हैं पीला अंगोछा लेकर के, हो सकता है कि इस तरह से घूमने की पाबंदी होती, इस तरह की घूमने की आजादी न मिलती। आज हम बहुत इसको कहने में मुझे ज्ञानेंद्र जी कोई गुरेज नहीं होगा कि जिस तरह से हिंदुस्तान में, भारत में एक अल्पसंख्यक या कह लें मुस्लिम समुदाय जितनी सहूलियत से, जितने सहृदयता से रह रहा है, उतने ही सहृदयता से, उतने सहूलियत से पाकिस्तान में क्या हिंदू समाज रह रहा है, इसको हम सब लोगों को समझना होगा और हम सब लोगों को इतिहास के पन्नों में झांकना होगा। तभी इसकी सही पिक्चर, तभी इसकी सही तस्वीर उभर करके आ सकती है। तुलना की जाती है, लेकिन तुलना की डिग्री, तुलना की मात्रा किस हद तक कर दिया हमने। हम सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस पे हमने जिन्ना से तुलना किया, हमने महात्मा गांधी से जिन्ना की तुलना की। ये मुझे नहीं समझ में आता। इसमें राजनीतिक परिदृश्य को अगर हम अलग हटा करके देखें, हम किसी भी राजनीतिक दल की समर्थन में या उसके विपरीत में बात नहीं करते हैं, विरोध में बात नहीं करते हैं। बात सिर्फ राष्ट्रीय एकीकरण और राष्ट्र की अखंडता की आती है, राष्ट्र की एकता की आती है। तो राष्ट्र के निर्माण में जिन लोगों का अहम भूमिका रही है, और एक व्यक्ति जो मन से, वचन से, कर्म से ही शुरू से ही पाकिस्तान एक अलग राष्ट्र के निर्माण की प्रक्रिया में जिन्ना साहब लगे रहे, तो हम कैसे सरदार पटेल से उनकी तुलना कर सकते हैं ज्ञानेंद्र जी? बिल्कुल कैसे तुलना कर सकते हैं, ये आपका विचार है। और 11 अगस्त 1947 को पाकिस्तान की संविधान सभा में बोलते हुए जिन्ना ने ये वायदा जरूर किया था कि इस जो नया देश पाकिस्तान बना है, यहाँ पर धर्म का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। लेकिन हम आज के पाकिस्तान को जब हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि उन बयानों के वो शायद बिल्कुल बेमानी हो चुके हैं। लेकिन वो पाकिस्तान का मसला है। लेकिन जब हमारे देश में और हमारे देश के सबसे बड़ी आबादी वाले सूबे में जब चुनाव होने जा रहे हों और चुनावी कवायदों में तमाम मुद्दे मौजूद हों, उसके बावजूद ये जिक्र हो जाना ये बता रहा है कि वाकई में कुछ रणनीति के तहत ही ऐसा किया गया। लेकिन चूंकि राजनीति में जैसे ही आप एक बयान देते हैं तुरंत उस पर पलटवार होता है, और कोई भी विरोधी जब भी कोई बयान देता है विरोधी पक्ष उसको लपक लेता है। बीजेपी ने भी बिल्कुल ऐसा ही किया। अखिलेश यादव ने बयान दिया और ऐसा लगता है कि शायद बीजेपी के लिए मनमाफिक एक मुद्दा मिला, और उसके बाद बीजेपी ने सीधे इस पर तीखा पलटवार किया। क्योंकि देश के जनमानस में आहत होता है जब जिन्ना का जिक्र होता है,
देश के जनमानस में, उनके जहन में जब जिन्ना का नाम आता है तो उनको लगता है कि इस शख्स ने देश के इतिहास और भूगोल को बदल दिया था। शलमणि त्रिपाठी जी से हम इस चर्चा में उनको हम जोड़ेंगे, उनसे जानेंगे कि राजनीति में उत्तर प्रदेश में हम देख रहे थे, हमको लगता था कि विकास के और तमाम मुद्दे होंगे, लेकिन ये ध्रुवीकरण की ओर भी जाती हुई सियासत दिखाई दे रही है। ज्ञानंद जी देखिए, ये मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी की हताशा है, उनकी निराशा है। करीब 5 वर्ष होने जा रहे हैं। 5 वर्ष में उत्तर प्रदेश में जो हुआ है सबने देखा है। कोई भाई भतीजावाद की सरकार नहीं है, किसी एक परिवार की सरकार नहीं है, किसी एक परिवार की तरक्की का विषय नहीं है, पूरे प्रदेश का विकास हो रहा है। कोई एक परिवार राज नहीं कर रहा है। किसी एक परिवार में जिस तरह सत्ता की मलाई को लेकर मारपीट होती थी, विवाद होता था, 2012 में वो दृश्य, 2017 में वो दृश्य कौन भूल सकता है, 2016-17 के। तो ये सारी चीज़ों से प्रदेश उस अराजकता से मुक्त हुआ है। उत्तर प्रदेश में किस तरह के हालात थे वो किसे याद नहीं है कि एक पूरा का पूरा कुनबा था जो उत्तर प्रदेश की सारी संपत्तियों की और सत्ता की मलाई लूटता था। आज उस कुनबे को स्थान नहीं मिल रहा और आज उनको 5 वर्ष बाद ये उम्मीद थी कि शायद ऑपोजिशन में रहने के नाते संभवतः उनके हाथ में कुछ विकास से जुड़े कुछ ऐसे और एजेंडे आएंगे, तो वो निराश हैं। क्यों? क्योंकि चाहे किसान सम्मान निधि का विषय हो, चाहे चीनी मिलों का खुलने का विषय हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होने का विषय हो, चाहे इन्वेस्टमेंट आने का विषय हो, या लॉ एंड ऑर्डर बेहतर होने का मुद्दा हो, सारे मुद्दों पर समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बहुजन समाज पार्टी हो या जो भी दल है, उनके पास कुछ बचा नहीं है कहने के लिए। क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो जनता है, जब वो 5 वर्ष की तुलना करती है कि 2017 के पहले क्या था और 2017 के बाद क्या हुआ है, तो निश्चित तौर पे बहुत बड़ा एक अंतर नज़र आता है। और मुझे लगता है कि यही कारण है कि आज वो सड़क पर नहीं बोल रहे, आज वो बिजली पर नहीं बोल रहे, क्योंकि उनको पता है कि उत्तर प्रदेश में जब कोई दिल्ली से आता था और जब कहता था कि जहाँ से अंधेरा शुरू होता था, लोग कहते थे उत्तर प्रदेश है। आज उत्तर प्रदेश में जहाँ से उजाला शुरू होता है, लोग कहते हैं उत्तर प्रदेश है। आज उत्तर प्रदेश का सांस्कृतिक उत्थान हुआ। इन्होंने अयोध्या को क्या बनाकर रखा था? अयोध्या में भगवान राम के नाम पर पूरी दुनिया दीपावली मनाती है, लेकिन अयोध्या में प्रभु राम के घर में उनको टेंट में रखा था, उनके घर में दीपक नहीं जलता था। मथुरा को क्या कर रखा था? मथुरा में रंगोत्सव, पूरी दुनिया सुनती है कि रंगोत्सव होता है, भगवान कृष्ण की नगरी है, लेकिन कभी किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। आज वहाँ रंगोत्सव हो रहा है। वाराणसी को जो वैभव मिलना चाहिए था, वहाँ न्याय हुआ वाराणसी के साथ, काशी के साथ, आज वो वैभव वापस लौट रहा है। प्रयाग का कुंभ दुनिया जानती थी, सुनती थी कि भाई प्रयाग में कुंभ होता है, और प्रयाग का कुंभ इन सरकारों ने एक ऐसी धारणा बना दी थी कि फिल्मों में उसका मजाक उड़ता था कि 2 भाई कुंभ में बिछड़ जाते हैं। इस तरह की अराजकता, इस तरह की अव्यवस्था कुंभ में होती थी। आज आप देखिए प्रयाग को वापस पुराना उसका गौरव वापस मिला है। गोरखपुर भगवान गोरक्ष की नगरी है, आप देखिए गोरक्ष नगरी का किस तरह से उत्थान हुआ है। तो ये पूरे प्रदेश में एक तरह का बदलाव पिछले 5 वर्षों में देखने को मिला है, और यही कारण है कि आज विपक्ष के पास जिन्ना हो या मुस्लिम तुष्टीकरण हो या तालिबान हो, इसके अलावा कोई विषय बचा नहीं है। जिन्ना का विषय अचानक नहीं आया। आप देखिए उसके पहले क्या हुआ। समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं शफीकुर रहमान बर्ग, उन्होंने कहा कि नहीं साहब, तालिबान जो है जायज़ है, तालिबान ने जो किया बहुत अच्छा किया। और समाजवादी पार्टी के किसी भी बड़े नेता ने इस बात का विरोध नहीं किया, बल्कि उल्टे समर्थन किया कि नहीं, उन्होंने जो कहा है वो सही कहा है, उस आधार पर कहा है। तो तालिबानी मानसिकता है, जिन्नावादी मानसिकता है। और जिन्ना को लेकर आपने एक बात कही कि भारतीय जनता पार्टी ने अवसर लपका, नहीं, हमने अवसर नहीं लपका। हमें तो इस बात पर गर्व महसूस होता है कि जिन्ना के नाम पर इस देश के लोगों को, हर व्यक्ति को तकलीफ होती है अगर जिन्ना को महिमा मंडित किया जाता है। लेकिन क्या कांग्रेस ने इस विषय पर कुछ भी बोला? क्या बहुजन समाज पार्टी ने इस विषय पर कुछ भी बोला? तो हमें इस बात का गर्व है कि जहां पर देश की भावनाएं आहत होती है, लोग भारतीय जनता पार्टी की तरफ नजर, एक उम्मीद भरी नजर से देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस विषय को उठाएगी, इस विषय को लेकर लोगों को कटघरे में खड़ा करेगी। और हमने किया, क्योंकि हम ये मानते हैं कि ये विषय राजनीतिक नहीं है, ये विषय सियासत का नहीं है, ये विषय भावनात्मक है। और आपने एक बात कही कि जब जिन्ना ने पाकिस्तान बनाया था तो ये कहा था कि सभी धर्मों के लिए स्थान होगा। मुझे लगता है यहाँ सारे विद्वान बैठे हैं, मिश्रा जी बैठे हैं, जोगेंद्र नाथ मंडल की इतिहास की कहानी पढ़िए। जोगेंद्र नाथ मंडल जी को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था कि मत जाना, पाकिस्तान जाने की आवश्यकता नहीं है, भूल मत करना। बाबा साहब बहुत दूरदर्शी थे और बाबा साहब ने कहा कि नहीं, भारत ही हमारी धरती है, तुम्हें किसी भी ऐसे देश में नहीं जाना चाहिए जहां पर किसी एक धर्म को लेकर कोई चीज़ वहां पर बन रही हो। लेकिन जोगेंद्र नाथ मंडल जी ने बाबा साहब की बात नहीं मानी, वहां पर गए, अपना सर्वोच्च योगदान दिया, वहां के संविधान में अपनी भूमिका निभाई। जोगेंद्र नाथ मंडल जी दलित समाज से आते थे, उनके साथ बहुत बड़ी संख्या में दलित समाज के लोग भी जोगेंद्र नाथ मंडल जी से प्रभावित होकर पाकिस्तान गए। लेकिन पाकिस्तान में क्या हुआ? बलात्कार हुआ, उनकी हत्याएं की गई, उनका नरसंहार हुआ।
और आज उनकी आबादी कहाँ आकर पहुंच गई है, ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि प्रधानमंत्री जी को नागरिकता संशोधन कानून लाना पड़ रहा है। तो जोगेंद्रनाथ मंडल जी दलित समाज से आते थे, उन्होंने जो भुगता पाकिस्तान में वो किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। आज अफगानिस्तान में वहाँ के दलित समाज के लोग जो हिंदू दलित हैं, वहाँ जो सिख हैं, उनके साथ क्या हो रहा है ये बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन समाजवादी पार्टी, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा नहीं, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं, वो जिन्ना के नाम पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो तालिबान के नाम पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। और पहली बार ऐसा नहीं हो रहा। आप देखिए इस उत्तर प्रदेश की आबादी 24 करोड़ है, जहाँ हिंदू भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं। और अगर कोई आतंकी हमला होता है तो कोई बम धमाका ये देखकर नहीं होता कि उससे कौन हताहत होगा, उससे उत्तर प्रदेश का या देश का नागरिक हताहत होता है। लेकिन समाजवादी पार्टी ने डंके की चोट पर आतंकवादियों के मुकदमे वापस लिए, उन खूंखार आतंकवादियों के मुकदमे जिन्होंने अयोध्या में, काशी में और लखनऊ में सीरियल धमाके किए। और तब भी देश का नागरिक पूछ रहा था कि भाई आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेना कौन सा आपका राजनीतिक सिद्धांत। बिल्कुल, हम इस चर्चा को और भी आगे ले जाएंगे और बात करेंगे, क्योंकि जब सियासत में जिन्ना का जिक्र हो गया तो उत्तर प्रदेश में मुस्लिम हितों की पैरोकारी करने वाली पार्टी के तौर पर उभर रही है AIMIM। असदुद्दीन ओवैसी जो सांसद भी हैं, और उन्होंने सीधे तौर से कहा कि 2 नेशन थ्योरी के सिद्धांत को जिसने दिया जिन्ना को, उससे इस देश का जो भारतीय मुसलमान है उसका कोई ताल्लुक नहीं है, कोई इत्तफाक नहीं है। क्योंकि इस देश के जो भी मुसलमान जिन्होंने फैसला किया इस देश में रहने का, वो कतई नहीं चाहते हैं कि जो देश तोड़ने वाला हो उसके नाम का जिक्र हो। हम शहजाद अख्तर साहब के पास चलेंगे और उनसे जानेंगे कि कैसे वो देखते हैं कि यहाँ पर सियासत की जा रही है, लेकिन सियासत इस मुद्दे को लेकर की जा रही है जहाँ पर मुस्लिम समाज में भी एक विरोध का स्वर दिखाई दे रहा है। जी अख्तर साहब, आपको आवाज मिल रही है? यस जी। दरअसल इस संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि जिन्ना के साथ जिन लोगों ने दिया वो बहुत कम तादाद में थे। मुसलमान अल्पसंख्यक समाज में से भी बहुत कम तादाद में जिन्ना के साथ थे। जो मैक्सिमम तादाद थी, अधिकतर मुसलमान थे, वो उन्होंने पार्टीशन के दौरान देश में रहना कबूल किया। और इसके अलावा अगर देश के बंटवारे के लिए कोई जिम्मेदार है तो मैं समझता हूं कि वो कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है। और राम मनोहर लोहिया खुद अपनी किताब है उनकी, गिल्टी मैन ऑफ पार्टीशन, उसमें वो लिखते हैं कि कांग्रेस के नेताओं की सत्ता की हवस ने देश का बंटवारा कराया। अगर कांग्रेस के नेताओं को देश राजनीति की इतनी हवस नहीं होती तो शायद ये देश का बंटवारा नहीं होता और आज देश की स्थिति कुछ और होती। बिल्कुल, देश की स्थिति कुछ और होती है, लेकिन हमारा देश हर वक्त हमने अनेकता में एकता का एक जो सपना लेकर हम चले थे, हम उसको साकार भी कर रहे हैं, उसको हम हर वक्त जी रहे हैं। हम जिन्ना को लेकर जो विवाद गहराया हुआ है उसकी चर्चा कर रहे हैं। और चूंकि जैसे ही कोई बयान आता है किसी सियासतदान का तो तुरंत ही विरोधी पक्ष उसको लपक लेता है, उस पर अपनी प्रतिक्रिया देता है, पलटवार करता है, और ऐसा ही होता दिखाई दे रहा। हम अखंड प्रताप शाही वरिष्ठ पत्रकार, उनसे हम मुखातिब होंगे, उनसे जानेंगे कि क्या अखिलेश यादव ने अपने विपक्षियों को, अपने विरोधियों को बैठे बिठाए एक मुद्दा दे दिया है। पहली नज़र में देखा जाए ज्ञानंद जी तो बिल्कुल उन्होंने मौका दे दिया है, ऐसे विपक्षियों को मौका दे दिया है जो इस पिच के खेलने के माहिर हैं, बल्कि वो फ्रंट फुट पे खेलते हैं। क्रिकेट की भाषा में अगर समझने की कोशिश करें तो वो फ्रंट फुट पे उन्होंने फुल टॉस भी दे दिया। सिर्फ इतना ही नहीं किया, उन्होंने फुल टॉस दिया है, अब आराम से अब खेलिए। जिस तरीके से चौतरफा आलोचना होनी शुरू हुई, दूसरी तरफ जो एक जिस वर्ग की बात उन्होंने को साधने की कोशिश की, एक तरीके से कहा जाए अगर इस बयान के तह में जाने की और समझने की कोशिश करेंगे तो ये लगेगा कि किसी एक वर्ग को शायद उस पर उनकी निगाह जा रही थी, या अविश्वास कुछ इस तरीके से कि उनका वोट हमारे साथ नहीं है। इसको साधने की एक कवायद अगर वो कर रहे थे तो ये कवायद भी कहीं ना कहीं अभी सवालों के घेरे में खड़ी है, क्योंकि एक दूसरा वर्ग जो उसी वर्ग से आता है, जैसे आपने ओवैसी का जिक्र किया और असदुद्दीन ओवैसी ने जो बयान दिया कि भारत के बंटवारे से ताल्लुक रखने वाले किसी शख्स के साथ भारत का मुसलमान नहीं हो सकता, तो वो मुस्लिम तुष्टीकरण की बात अगर सीधे सीधे अगर कहा जाए तो वो भी कहीं ना कहीं अभी उल्टा पड़ता हुआ दिख रहा है। अभी उस पर कोई बड़ा रिएक्शन, कोई बड़ी ऐसी चीज जिससे कि बिल्कुल वोट कन्वर्ट हो रहा हो आपके पास। हमने पहले भी कहा कि ये जल्दबाजी में दिया गया बयान भी लगा, लेकिन
जिस तरीके से अखिलेश यादव इसे डिफेंड कर रहे हैं, वो लगता है कि वो मुद्दों को परखना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि मुद्दे कुछ ऐसे निकलें जो जिस पे इस सरकार को घेरा जा सके। लेकिन सरकार को घेरने के लिए आपके पास तमाम मुद्दे थे। आप जब भी चाहते तो बुनियादी मुद्दे हमेशा ही फायदेमंद रहे हैं किसी भी पार्टी के लिए और बहुत ही आकर्षक रहे हैं। आप यूथ हैं, आपके पास युवा शक्ति है आपके पास में, और आप इस बात का दावा भी करते हैं कि आप यूथ को लीड कर रहे हैं। आपने मुख्यमंत्री के तौर पर अपने 5 साल गुजारे हैं, आपके पास अपने कामकाज का भी ब्यौरा था। लेकिन आपने जो चुना है, अभी जिस मसले को लेके आप जनता के बीच में जाना चाह रहे हैं, ये लगता है कि आपने जल्दबाजी कर दी और गलती कर रहे हैं कहीं ना कहीं उस ट्रैक पे जाने की जो दूसरे के पीछे है, और आप हमेशा उस पे हो सकता है कि आप जीरो पे आउट हो जाएं या हमेशा आपको नुकसान ही उठाना पड़े। बिल्कुल, यहाँ पर जब राजनीति में कोई प्रयोग करते हैं तो उसके नफा भी हो सकते हैं, उसके नुकसान भी हो सकते हैं। लेकिन जब जिन्ना की बात करेंगे तो जैसा हमने इस चर्चा में जिक्र किया था, तमाम हमारे मेहमानों का भी यही मानना था कि जिन्ना का नाम आते ही उन लाखों हत्याओं की बात आ जाती है, उन करोड़ों लोगों के जो बेघर हो गए थे उनका अक्स, उनकी वो जो कड़वी यादें इस देश की, वो लोगों के जहन में आ जाती हैं। शलमणि त्रिपाठी जी से हम बात को, इस चर्चा को उनसे जोड़ेंगे, और कैसे क्या राजनीति में बचना चाहिए जब ऐसे मुद्दे जो देश को, देश की जनता को, जनमानस को, उसको कहीं तकलीफ भी देते हैं, उनसे बचना चाहिए राजनेताओं को। और अगर चर्चा भी करेंगे किसी जो इतिहास के किसी चरित्र का, तो उसको फिर समग्रता में, संपूर्णता में उस पर चर्चा होनी चाहिए। देखिए ज्ञानंद जी, अखिलेश जी को मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे पत्रकारों से कि जरा किताबें पढ़ो, इतिहास पढ़ के आओ। मुझे लगता है कि ये बात उनको खुद पर अपने पर लागू करनी चाहिए। एक बार उनको गूगल पे डायरेक्ट एक्शन डालना चाहिए अगर किताब नहीं पढ़ सकते, क्योंकि वो कहते हैं कि नहीं साहब हम तो नए ज़माने के युवा हैं, हम तो केवल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, बहुत सारे प्लेटफॉर्म उपलब्ध हैं जहाँ पुस्तकें उपलब्ध हैं। आप डायरेक्ट एक्शन डालकर देखिए तो जिन्ना ने क्या किया इस देश के साथ, इस देश के पिछड़ों के साथ, इस देश के दलितों के साथ जो बंगाल में मारे गए डायरेक्ट एक्शन के नाम पे। सबसे ज़्यादा कौन लोग थे? वंचित समाज के लोग थे। आप देखिए उन तस्वीरों को कि सड़कें लाशों से पटी पड़ी हैं और गिद्ध उन लाशों को खा रहे हैं। क्या आप उन बातों को महिमा मंडित कर रहे हैं? क्या आप उन बातों को महिमा मंडित कर रहे हैं कि जब बंटवारे के दौरान लोग भाग रहे थे तो उनके साथ क्या हो रहा था? बहनों के साथ बलात्कार हो रहा था, बच्चे छीने जा रहे थे, संपत्तियां लूटी जा रही थी। मैं तो ये मानता हूँ, मैं तो हैरान हूँ कि अखिलेश यादव जी ने जिन्ना को उस दिन महिमा मंडित किया जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल का दिन था, जो हमारे राष्ट्र पुरुष हैं, जो हमारा गौरव है, जो हमारा अभिमान है। वल्लभ भाई पटेल का अपमान है, ये देश का अपमान है। और मुझे लगता है कि जो लोग भी सरदार वल्लभ भाई पटेल को अपना आदर्श मानते हैं, उनको जीते हैं, जिनको लगता है कि वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के बताए हुए रास्ते पर चलना चाहते हैं, मुझे लगता है उनकी भावनाएं आहत हुई हैं। समाजवादी पार्टी को समझना पड़ेगा कि आपने जिन्ना को महिमा मंडित करके इस देश को दुखी किया, इस देश को आपने चोट पहुंचाई, और सरदार वल्लभ भाई पटेल का आपने जो अपमान किया है, मुझे लगता है कि इसका निश्चित तौर पर जवाब उनको मिलेगा। और ये जानबूझ कर किया गया। मैं बार बार क्या कहता हूँ कि अगर जानबूझ कर नहीं होता तो जैसा अखंड जी ने जिक्र किया कि ठीक है, कई बार बयान आते हैं और बयानों को आप उनको लेकर कहते हैं कि हमारा आशय गलत निकाला गया, लेकिन उस बयान के साथ आप डटकर खड़े हैं। उस बयान के साथ आप अपने जो सहयोगी हैं उनको भी भेज रहे हैं कि नहीं आप जाकर डिफेंड करिए। मैं तो राम गोविंद चौधरी को भी सुन रहा था, उनके जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है वह भी इस बात को कहते हैं कि नहीं साहब जिन्ना को पढ़िए, जिन्ना को पढ़िए। तो क्या इस देश का जो मुसलमान है वो भी जिन्ना को नहीं मानता? देश के जो नागरिक हैं वह भी जिन्ना को नहीं मानते? तो आप पहली बात तो आप इस देश के मुसलमान को जिन्ना से जोड़ना चाहते हैं। और मैं पुनः कहूँगा कि ये उस दिन करके ये महापाप समाजवादी पार्टी ने किया है जो सरदार वल्लभ भाई पटेल का दिन था, उनको याद करने का दिन था। हम पूरा देश एक राष्ट्रीय एकता दिवस मना रहे थे और ये निश्चित तौर पे देश का अपमान हुआ, सरदार वल्लभ भाई पटेल का अपमान हुआ। बिल्कुल, हम डॉक्टर वीएन मिश्रा जी के पास चलते हैं। डॉक्टर साहब, हमारे पास वक्त कम है, लेकिन हम आपकी प्रतिक्रिया जानेंगे कि कैसे आप देख रहे हैं, शिक्षाविद होने के नाते क्या इतिहास के पन्नों में जिसे देश खलनायक मानता है उसका जिक्र जरूरी था इस वक्त? नहीं ज्ञानेंद्र जी, एक बहुत छोटी सी बात मैं कहूंगा कि जिस वक्त ये बयान आया अखिलेश जी का, और अखिलेश जी को ये समझना चाहिए, और समझ इनकी इतनी है कि हमारे देश का हर व्यक्ति ये बात जानता है कि देश के बंटवारे का और देश में जो अराजकता या देश में जो नफरत की राजनीति, चाहे वो जब जिस वक्त आज़ादी की बात हो रही थी, उसी वक्त से जिन्ना का नाम
किसी भी व्यक्ति में, चाहे वो राष्ट्रवादी मुसलमान हो, चाहे वो राष्ट्रवादी हिंदू हो, और जिनकी राष्ट्र के प्रति आस्था है, चाहे वो जिस भी पार्टी में वो हो, जिस पार्टी के अध्यक्ष हैं माननीय अखिलेश जी, उस पार्टी में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उस बयान से ताल्लुक नहीं रखते, लेकिन बात राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की है तो नाक की बात उनकी भी है, इसलिए उन बयानों को डिफेंड करेंगे। लेकिन ये किसी भी सूरत पे, किसी भी स्तर पे जिन्ना को लेकर के भारत में किसी स्तर पे कोई समझौता राष्ट्रवादी कोई भी व्यक्ति नहीं करेगा कि उनकी तुलना, बिल्कुल कोई समझौता नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल हम ये चर्चा में तमाम विषय, तमाम पहलुओं का हम जिक्र कर रहे थे। बिल्कुल चर्चा में हम देख रहे थे जिस तरीके से तमाम मसलों पर चर्चा हुई, कई पहलुओं पर चर्चा हुई, लेकिन जिन्ना का जिक्र आता है, जनमानस आहत होता है, और उत्तर प्रदेश में तमाम मुद्दे हैं, मुद्दे बहुतेरे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि सियासी मजबूरी है, इसलिए शायद जिन्ना का जिक्र जरूरी है। इस चर्चा में शामिल होने के लिए सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे एक और नए विषय के साथ। आज की चर्चा में इतना ही। नमस्कार। धन्यवाद।